सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रहमतुल्लाह। पेश है हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात। अपने इस खास कार्यक्रम में हम रूबरू होते हैं समाज और देश के लिए कुछ खास करने वाली हस्तियों से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद। डॉक्टर शकील साहब, हमारे इस खास कार्यक्रम चैनल 1 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि इमरजेंसी में भी एक अफवाह फैला के लोगों को गुमराह किया गया था और उसका नुकसान हमको हुआ और हम इलेक्शन हार गए। लेकिन इस मुल्क की आवाम को 2 ही साल में अंदाजा हो गया कि उनको गुमराह किया गया, उनके साथ ईमानदारी नहीं बरती गई, उन्होंने भी फैसला लेने में जल्दी की और जिसका नतीजा हुआ कि 2 सालों बाद ही फिर से इंदिरा गांधी जी को इस मुल्क का वजीर आजम लोगों ने बना दिया, उसी अवाम ने जिसने उनके खिलाफ वोट दिया था। अन्ना का जो अभी आंदोलन चल रहा है, उस पर किताब हार्पर एंड कॉलिंस ने की तरफ से पब्लिश हुई है। उसमें अरुणा राय जी की आर्टिकल है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी की आर्टिकल है, उसमें मनीष सिसोदिया जी की आर्टिकल है, उसमें आशुतोष जी की आर्टिकल है और उसमें मेरा भी 2 मजमून है। मेरे एक मजमून का उन्वान ही है कि क्या मुल्क तीसरी बार धोखा खाएगा। एक धोखा 1977 में खाया तो मैंने बताया कि फिर इंदिरा गांधी को ले आए लोग, फिर एक धोखा 89 में बोफर्स और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला उठा के बीजेपी ने, और हम 89 में हार गए। लेकिन फिर लोगों को अंदाजा हुआ कि गलती हो गई, उनको गुमराह किया गया। फिर 91 में कांग्रेस आ गई। राजीव गांधी जी वजीर आजम होते अगर 10 दिन पहले उनका कत्ल नहीं हुआ होता। और फिर ये तीसरी बार कोशिश की जा रही है अन्ना और रामदेव जी के जरिए। और आप गौर करेंगे कि 77 में भी एक पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, वो पार्टी थी जनसंघ। जनसंघ छूत की बीमारी थी, सियासत में कोई उसको शामिल नहीं करता था, लेकिन 77 का फायदा उठा के जनसंघ शामिल हो गई और उसके 2 बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार मरकजी हुकूमत में उसी बार वजीर बने। 89 में भी जो फायदा हुआ, 2 सीट पर पहुंच गई थी भारतीय जनता पार्टी और इस हंगामे में 91 में उनको 89 में जब उन्होंने ये किया तो 2 सीट से वो 86 सीट पर पहुंच गए, उन्हीं को फायदा हुआ। और फिर इस बार बीजेपी आरएसएस ने अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव जी को खड़ा किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि सामने से हम कांग्रेस को नहीं हरा सकते हैं, तो नॉन पॉलिटिकल लोगों को खड़ा करके उनके पीछे से कांग्रेस पे वार करते हैं। और कभी कभी देश की गणना, लेकिन बार बार देश की जनता, देश की आवाम गुमराह नहीं होगी। 77 में गुमराह हुई, 89 में गुमराह हुई, अब गुमराह नहीं होगी। इसी पर मेरा मजबून है। डॉक्टर शकील साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देश में करप्शन है, देश में महंगाई है, तो क्या आप मानते हैं कि करप्शन और महंगाई अपने चरम पे है? क्या कुछ ऐसे इसके सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से ऐसा है, या कि ये एक सिर्फ महज एक अफवाह है जो विपक्षियों के जरिए फैलाया जा रहा है? करप्शन के 2 बड़े मामले हुए हैं और जो मैं आपसे कह रहा हूं, यही मैंने अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो पिछली बड़ी मीटिंग हुई, उसमें मैंने यही बातें कही जो मैं आपसे कह रहा हूं। और वहां सोनिया गांधी जी भी थे, वजीर आजम भी थे। मैंने कहा कि एक उर्दू में कहा जाता है कि हम नाकर्दा गुनाहों की सजा झेल रहे हैं। कांग्रेस के साथ यही हो रहा है, इसलिए कि 2 मामले में हमारी बदनामी हुई, 2G के मामले में और CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के मामले में ये हमारी ज्यादा बदनामी हुई है। 2G का मामला शुरू किया हुआ एनडीए के पीरियड का है और आप चार्जशीट में आप देख रहे होंगे अरुण शूरी जी का तो नाम, अरुण शूरी जी भी बीजेपी के हैं, उनका नाम नहीं शामिल किया गया, लेकिन
प्रमोद महाजन जी जो नहीं है, उनका नाम चार्जशीट में लगता है शामिल होगा, क्योंकि उन्होंने ही शुरू किया था और रामविलास पासवान जी को हटाया था वहां से, क्योंकि वो आमदनी का जरिया था। ये एनडीए के वक्त में शुरू हुआ। उस पॉलिसी को कैरी किया गया, लेकिन उस पॉलिसी को कैरी करते वक्त जो इल्जाम है कि जो मिनिस्टर थे हमारे, वो एनडीए के, यूपीए के, कांग्रेस के नहीं थे। मैं तो उनके साथ कांग्रेस के नाम पे, तो उस डिपार्टमेंट में मैं अकेला एमओएस था पूरी मिनिस्ट्री में, दयानिधि मारन जी के साथ भी और ए राजा जी के साथ भी। कांग्रेसी पे कोई इल्जाम नहीं है, कांग्रेसी से आप बैठ के आज इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन राजा जी डीएमके के थे, हमारे अलायंस पार्टनर थे। अलायंस कभी वो एनडीए के साथ भी थे, उनके बीजेपी की गवर्नमेंट में भी राजा जी मिनिस्टर थे, बालू साहब मिनिस्टर थे, अभी अलायंस हमारे साथ है। तो लाइसेंस देने में जो गड़बड़ियां हुई थी उस पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ, इसी सरकार ने एक्शन हुआ। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार उसी में मिनिस्ट्री का कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जेल गया हो, ये इसी सरकार में हुआ है। तो अगर कोई वाकया हुआ है तो हमने एक्शन लिया है उसके खिलाफ, और एक जो लाइसेंसों का मामला था उसमें शिकायत थी और उसकी वजह से पॉलिसी जो एनडीए की थी वही कंटिन्यू हुई, लेकिन लाइसेंस के जो एलोकेशन में गड़बड़ी हुई थी उस पर वो जेल गए हैं। उसके अलावा दूसरा जो मामला हुआ है वो हुआ है सीडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ गेम का। सुरेश कलमाडी जी कांग्रेस के एमपी हैं, ये बात सही है, लेकिन सुरेश कलमाडी जी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के एमपी की हैसियत से नहीं बनाए गए। हमारे यहाँ 207 एमपी हैं सुरेश कलमाडी जी की तरह, लेकिन वो इसलिए बनाए गए कि वो पिछले 15 सालों से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, और ये भी फैसला कि वही चेयरमैन होंगे एनडीए के सरकार में भी हो गया था। एनडीए की ही सरकार में कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली को अलॉट किया गया था और वो गए थे, और उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एनडीए सरकार के थे वो गए थे, और उन्होंने होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बात कर लिए थे कि सुरेश कलमाडी जी होंगे। लेकिन ये बात सही है कि वो कांग्रेस के पहले भी एमपी थे, बाद में भी हुए, लेकिन सुरेश कलमाडी जी के साथ विजय कुमार मल्होत्रा जी वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके एक तरफ तरलोचन सिंह जो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त में। ये दोनों, कोई फ्रेम आप नहीं देखेंगे, कोई टीवी की ऐसी क्लिपिंग नहीं देखेंगे जिसमें कलमाडी जी बीच में बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं, उनके दाएं तरफ विजय कुमार मल्होत्रा और बाएं तरफ तरलोचन सिंह आपको नजर आएंगे। वो कांग्रेसी के हैसियत से नहीं थे, वो वहां इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट की हैसियत से थे। उनकी वजह से हमारी बदनामी हुई है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने उनको नॉमिनेट नहीं किया था। बल्कि एक बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर बीच में स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील दत्त जी थे, उनको बनाना चाहते थे। बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्होंने खत लिखा वजीर आजम को कि अगर कॉमनवेल्थ गेम में कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सुरेश कलमाडी जी बहुत ही सक्षम और बहुत ही लायक ऑर्गेनाइजर हैं स्पोर्ट्स के, इसलिए इन्हीं को बनना चाहिए। ये बीजेपी के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने लिखा। शकील साहब, आपने कहा आप भी थे, आप बेदाग हैं 2G स्पेक्ट्रम माल में, आप वहां एमओएस थे, तो ये सच है कि ये आपकी छवि है, आप साफ सुथरी छवि, आप बिहार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आपकी अच्छी छवि है, आप लर्नेड आदमी हैं। तो आपके बारे में वैसे ही कहा जाता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि बहुत लर्नेड हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, वैसे ही आप उस जमाने में ये क्वेश्चन रेज कर सकते थे कि आपकी इस मिनिस्ट्री में कहीं कुछ गड़बड़ी है जिसकी इंक्वायरी की जाए, तो शायद आप वहां पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके, क्या ऐसा माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बिहार में भी, सूबे में भी वजीर रहा हूं, कैबिनेट मिनिस्टर वहां रहा हूं या एमओएस रहा हूं। दोनों जगह के काम करने का सिस्टम अलग अलग है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें हर फाइल जो स्टेट मिनिस्टर होता है, एमओएस होता है, उसके थ्रू कैबिनेट मिनिस्टर के यहां जाती है। फाइनल फैसला सबसे बड़ा आदमी कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसका जो फैसला होता है वो वही माना जाता है। लेकिन स्टेट मिनिस्टर हर फाइल उसके थ्रू जाती है, वो अपना उसकी जो राय है वो लिख सकता है। लेकिन हुकूमत हिंद में ये होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि कैबिनेट मिनिस्टर काम का बंटवारा करता है और वो लिखता है कि ये काम स्टेट मिनिस्टर करेंगे और बाकी काम जो है वो सब मेरे जिम्मे आएगा। तो ये जो लाइसेंस ग्रांट करने का काम है ये मेरे जिम्मे नहीं था, इसलिए हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं और मेरी जानकारी में भी नहीं था। लेकिन ऑफिशियली
लेकिन ये बात सही है कि राजा साहब या मारन साहब पर जो लगता है, ये दोनों कांग्रेस के नहीं थे। अगर डिपार्टमेंट में और भी पॉलिसी पैरालिसिस का मामला हो या और जो इल्जाम लगता है, या ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो सच्चाई रहती है वो खुल के सामने आ जाती है। और आज उन पर इल्जाम था और ये सारे लोग मानते हैं एक तरह से, गवर्नमेंट की जो सीबीआई की चार्जशीट है उसमें भी, कि लाइसेंस एलोकेशन में गड़बड़ी हुई थी, तो उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और हुकूमत ने कार्रवाई की। लेकिन जो कांग्रेस की बात होती है, तो कांग्रेस का तो पूरे मिनिस्ट्री में उस वक्त मारन साहब के वक्त में भी और राजा साहब के बारे में, आज दो मिनिस्टर हैं, आज सचिन पायलट मिनिस्टर हैं और मिलन देवरा मिनिस्टर हैं। मैं उस वक्त मिनिस्ट्री में अकेला मिनिस्टर एमओएस था। मैं पोस्टल भी देखता था, मैं कम्युनिकेशन भी देखता था, मैं आईटी भी देखता था, और तो कांग्रेसी पर तो कोई इल्जाम नहीं लगा। लेकिन उसी मिनिस्ट्री के कामकाज से कांग्रेस की बदनामी, कांग्रेस 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 हो रहा है, जो मैं समझता हूं कि मीडिया ने भी इसको ठीक से प्रोजेक्ट नहीं किया। लोग आज भी बहुत से इस मुल्क के हैं जो राजा साहब को कांग्रेसी समझते हैं, जो मारन साहब को कांग्रेसी समझते हैं। वो अब कोर्ट बताएगा कि उन्होंने गलती की है या नहीं की है, कसूर किया है कि नहीं, लेकिन इल्जाम उन पे लगे हैं, ये बात सही है। अभी मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जुर्म किया है वो, लेकिन इल्जाम लगा है इसलिए वो मुल्जिम है। तो शकील साहब से हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन अपने इस खास कार्यक्रम मुलाकात में वक्त है एक ब्रेक का। लंदन ओलंपिक्स में भारत ने रचा नया इतिहास। खिलाड़ियों ने जीते 6 मेडल, जीता देश का विश्वास। इन 6 में से 4 मेडल विजेताओं का संबंध है हरियाणा से। 26 अगस्त दिन रविवार सोनीपत के भैंसवाल कला के चौधरी मातूराम खेल परिसर में सुबह 10 बजे आयोजित होगा भव्य समारोह। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे खिलाड़ियों का सम्मान। समारोह में हरियाणा सरकार अब देगी इन खिलाड़ियों को इनाम। लंदन ओलंपिक्स में कुश्ती में रजत पदक जीतने पर सुशील कुमार को मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए। कुश्ती में कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त को 1 करोड़ रुपए। बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने पर साइना नेहवाल को और शूटिंग में कांस्य पदक जीतने पर गगन नारंग को भी दिए जाएंगे 1 करोड़। इसके अलावा लंदन ओलंपिक्स में गए हर प्रतिभागी को और उनके कोचेस को भी मिलेगा इनाम। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। आपसे सविनय निवेदन है कि 26 अगस्त दिन रविवार सुबह 10 बजे सोनीपत के भैंसवाल कला के चौधरी मातूराम खेल परिसर में भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। ब्रेक के बाद अपने खास कार्यक्रम मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कांग्रेस के कोई नेता या कोई मंत्री किसी भी घोटाले में, अगर आपने कहा कलमाडी जी का मामला अगर लिया, तो जिनको बीजेपी के नेता जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, इनका होना चाहिए। तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी उसमें इन्वॉल्व है या उसका भी एक एक्टिव रोल रहा है। और आपने 2G स्पेक्ट्रम के बारे में कहा कि उसमें कांग्रेस के नेता नहीं थे, आपने खुद कहा कि आप उस पर एमओएस थे। देखिए, बहुत सारे मामले हैं जिसमें कांग्रेस का, जैसे आदर्श सोसाइटी घोटाला है, ये आपके जमाने में हुआ, यूपी 2 में हुआ, इसमें कांग्रेस के नेता थे जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को भी वहां छोड़ना पड़ा। अब कोल ब्लॉक आवंटन का मामला है, उसमें कहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं करप्शन है। यूपीए 1 के कंपैरिजन में यूपीए 2 कहीं ना कहीं कई फ्रंट पर फेल है, क्या ऐसा आप मानते कर लीजिए। मैंने कहा कि सुरेश कलमाडी जी वहां कांग्रेस के नेता की हैसियत से नहीं थे, इसलिए विजय कुमार मल्होत्रा जी वहां बीजेपी के नेता की हैसियत से नहीं थे। मैंने मेंशन इसलिए किया कि ये अगर कांग्रेस के हैं तो वो भी बीजेपी के थे। दोनों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव, वो प्रेसिडेंट का चुनाव जीते हुए हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीते हुए होंगे।
इसलिए मैंने उनको बीजेपी का नेता इसलिए कहा कि ये कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं। जहां तक यूपीए इत्तेफाक की बात देखिए, ये दोनों यूपीए 1 का मामला है, ये यूपीए 2 का कुछ लेना देना है। ये 2G का मामला जो शुरू हुआ, लाइसेंस मेरे ख्याल में 10 जनवरी 2008 को 122 लाइसेंस दे दिए गए। 2008 यूपीए 1 था। ये मामला आप जो कहते हैं कि लाइट में आने की बात आप कह सकते हैं कि यूपीए 2 में आया। ये 2G का भी मामला, कलमाडी जी के बनाने का मामला, ये सब यूपीए 1 में हुआ। और यूपीए 1 के पहले ही एनडीए के टाइम में भी जो होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट एनडीए के वक्त में साइन हुआ, उसी में ये बात हो गई। देखिए, करप्शन हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि कहीं कांग्रेस के इसमें कोई करप्शन नहीं है, ऐसी कोई पार्टी नहीं कर सकती है। आप सोच लीजिए, येदियुरप्पा हैं, निशंक को इन लोगों ने हटाया डर से। अभी 100 करोड़ रुपया का मोदी जी ने नहीं दिया प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर, तो कलेक्टर ने कोर्ट के आदेश से दिया। मोदी जी डर से 8-9 सालों से लोक आयुक्त गुजरात में बहाल नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि ये अभी मध्य प्रदेश जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके करप्शन का ढेरों मामला है। छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है, उसका बहुत सा मामला है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस या कम्युनिस्ट या बीजेपी करप्शन का मामला हुआ। आपने एक्शन क्या लिया? हमारे चीफ मिनिस्टर हटे, हमारी इस सरकार में मिनिस्टर गए, पहला कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन एक बात बताइए कि बीजेपी की सरकार में आपको याद होगा कि बंगारू लक्ष्मण को कैमरे पर, जो उनके अध्यक्ष थे, कैमरे पर लोगों ने पैसा लेते देखा। और जिन पत्रकारों ने उन पर एफआईआर नहीं किया बीजेपी की एनडीए की सरकार ने, मेरा है कि हमारे यहाँ हुआ तो हमने एक्शन लिया। और जिन पत्रकारों ने, जिन जर्नलिस्ट ने उसको उजागर किया था, उन सब जर्नलिस्टों को एलके आडवाणी एज ए होम मिनिस्टर ने जेल भेजवा दिया किसी न किसी नाम नेहाद इल्जाम में। और उसके अलावा अभी येदियुरप्पा के मामले में येदियुरप्पा साहब ने लगभग आधा कर्नाटका अपने बेटों के नाम, अपने बेटियों के नाम, अपने बहुओं के नाम, अपने दामादों के नाम रजिस्ट्री कर दिया जब वो चीफ मिनिस्टर थे। पब्लिक से जमीन एक्वायर किया गवर्नमेंट के नाम पर, और गवर्नमेंट की जमीन को डी नोटिफाई कर दिया और बेच दिया अपने बेटों के, बहुओं के कंपनी के नाम से। 1 करोड़ में जमीन बेची है और तीसरे दिन या तीसरे महीने वो जमीन 20 करोड़ रुपए में बिकी है। तो उस पर उनको नहीं मानते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है। अभी भी चीफ मिनिस्टर, चूंकि कोर्ट वो बेल पर हैं, कोर्ट का उनको नहीं होता, तो अभी भी उनको वो चीफ मिनिस्टर बनाने पर थे। लेकिन उन्हीं के कहने पर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो बीजेपी जो बोलती है उसके बिल्कुल उल्टा करती है। आपको याद होगा कि कॉफिन घोटाले का मामला हुआ था, जो कारगिल में लड़ाई हुई थी, उसमें ताबूत में कमीशन खाने की बात हुई थी। इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने रिजाइन किया था एज ए डिफेंस मिनिस्टर, और एक कमेटी बनी थी उसकी जांच के लिए। कमेटी की जांच पूरी होने के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी पर दबाव डाल के जॉर्ज फर्नांडिस जी फिर से कहा कि अब इंतजार हम नहीं कर सकते, ऐसा वक्त गुजर जाएगा तो हम जीत के क्यों आए हैं, सरकार अगली बार बनेगी ही नहीं तो हम मंत्री कैसे बनेंगे। फिर से मिनिस्टर बगैर जांच पूरी हुए मिनिस्टर बनाया गया। तो ये लोग कथनी और करनी का इनका फर्क है। कांग्रेस में अगर कहीं करप्शन होता है तो कांग्रेस एक्शन लेती है, कांग्रेस कार्रवाई करती है। उन लोगों को यही फर्क है कि जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है उसके खिलाफ वो काम का है। आपको याद होगा सीएजी की कभी कभी बात होती है रिपोर्ट पर। कोल मामला अभी चूंकि पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको मालूम हो कि कैसे ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। टीएन चतुर्वेदी जिन्होंने बोफर्स का मामला उजागर किया था, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया बीजेपी ने, उनको अपने राज्य में गवर्नर बना दिया। तो आप इंटेंशन इससे ठीक से देख सकते हैं कि कैसे लोग किस तरह, अब हुआ क्या है। एक गलती जो मुझको लगता है, कुछ ऑफिशियल्स एम्बेसडर बन गए, कुछ ऑफिशियल्स गवर्नर बन गए। ये एक नया ट्रेंड आया है कि हमने 25 लोगों को बनाया, उस सलाहियत के 2000 लोग हैं और बाकी लोग नाराज हैं कि हमको क्यों नहीं बनाया। तो उनमें से कुछ ये सोचते हैं कि हम इस सरकार के खिलाफ अगर बोलेंगे तो हो सकता है इनके जो मुखालिफ की सरकार कभी बने
तो वो हमसे खुश होकर हमको बना दे। तो अभी देखिएगा बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर टीवी चैनलों पे जाके, मैगजीन्स में, अखबारों में हम लोगों के खिलाफ आर्टिकल लिखते हैं। वो हमारे खिलाफ अंदर से नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये लालच है कि शायद अगली सरकार जो कांग्रेस के मुखालिफ बनेगी तो मेरा मिजाज कांग्रेस के मुखालिफ है तो हमको कुछ बड़ा ओहदा मिल जाएगा। इसलिए बहुत से लोग हैं। वीके सिंह साहब का तो मामला है कि वो क्यों थे, 1 साल और सर्विस करना चाहते थे, जो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से नाराजगी है। तो अब कभी अन्ना जी के मंच पर चले जा रहे हैं, कभी, अब तो रिटायर आदमी है, फ्री आदमी है। फ्री आदमी को, रिटायर आदमी को बहुत टाइम रहता है। गिल भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, इसलिए आप अपनी मजबूती से आप एकदम बात मानने के लिए। अब एक आरोप है आप पर कि यूपीए या कांग्रेस जो है ना एंटी मुस्लिम है। जैसे म्यांमार का मामला है, जैसे कहीं बौद्ध है, जैन है, गिरजाघर पर, या फिर कहीं सिख का कोई अगर अमेरिका में अटैक हुआ तो उस पर भारत सरकार ने उस पर अपनी आपत्ति जताई। म्यांमार में मुसलमानों की हत्याएं हो रही है और इंडिया गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं बोल रही है। आपकी सरकार असम में है, वहां मुसलमानों की हत्याएं हो रही है और उस पर, जबकि वहां आपकी सरकार है और उस पर अंकुश लगाने में वहां की सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल असम का नाकाम जहां तक मामला है, प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से कहा कि ये हमारे लिए शर्मनाक है, वहां जाके कहा शर्मनाक है। सोनिया गांधी जी ने वहां जाके कहा। वहां मामला दूसरा है, जो मेरी नेशनल मीडिया से शिकायत है कि जो क्लियर होना चाहिए वो नहीं हुआ। कल भी मैं एक डिबेट में था, मैंने कहा, मैं राज्यसभा टीवी पे डिबेट में था, मैंने वहां कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है साथ रहने में ना इत्तेफाकी होती है, लेकिन एक कोशिश बीजेपी की और जो एंटी एक तरह से नेशनल फोर्सेस हैं, मैं कह सकता हूं, कि बांग्लादेश स्पीकिंग जितने माइनॉरिटी के लोग हैं आसाम में, उन सबको बांग्लादेशी इमाइग्रेंट घोषित करने की बात हो रही है। और ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि आपको याद होगा कि प्रफुल्ल कुमार महंता की एक सरकार बनी और इसी इशू पर बनी थी। हम एकॉर्ड किया हम लोगों ने उनसे, हम चुनाव हार गए कांग्रेस। राजीव गांधी जी का वो बयान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस हार गई लेकिन देश जीत गया, और एक पूरी सरकार इसी इलीगल इमाइग्रेंट पर, बांग्लादेशी इमाइग्रेंट पर बनी और 5 साल सरकार रही। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उन 5 सालों में उन्होंने कुल 483 आदमी को आइडेंटिफाई किया कि ये बांग्लादेश के लोग हैं। नेपाल से हमारा खुला हुआ बॉर्डर है, हमारे आप भी वो वहीं के रहने वाले हैं। हमारे हर जिले में, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में आपको हर जिले में 483 से ज्यादा विदेश के लोग मिल जाएंगे। इसलिए सरकार इसलिए कर रही है कि आप हर बांग्ला स्पीकिंग माइनॉरिटी को आप बांग्लादेशी घोषित करने के, और यही बीजेपी कम्युनलिज्म फैलाने के लिए सारे देश में ये काम कर रही है, जिसका हम लोग ये करते हैं। जहां तक आपने म्यांमार की बात की, आपने सिखों की बात की, सिख इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। जहां आपको याद होगा कि पाकिस्तान में मुहाजिरों को तंग किया जाता है, तो कई बार इस सरकार ने मुहाजिरों के मामले में, चूंकि वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, यहां से गए हैं, तो उस पर जो सिख हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, तो उस पर सरकार ने कभी कभी रुख, जो इंडिया में प्रेशर बनता है, तो उस पर सरकार ने बात की है। जहां इंडियन ओरिजिन के लोग नहीं हैं उनके बारे में सरकार, आमतौर पर सऊदी अरब में कोई अनरेस्ट होता है तो अगर सऊदी अरब को कहीं दूसरी जगह से होता है तो चूंकि एक हमारी पॉलिसी है, सऊदी अरब से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, इराक से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, जो फिलिस्तीन से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन एक हिस्सा है कि हम अपने पड़ोसियों के इंटरनल मामलों में दखल इसलिए नहीं देते हैं कि फिर हमारा मामले में वो दखल देने लगेंगे, और चूंकि हम नजदीक रहते हैं तो वो खतरा ये है। लेकिन ये बात सही है कि अभी जो पाकिस्तान से हिंदू समाज के लोग आ रहे हैं उनके बारे में बहुत यहाँ चर्चा हो रही है। हम लोगों ने बिल्कुल कहा कि पाकिस्तान बराबरी का बर्ताव नहीं करता है। हमारे यहाँ से जो आज से 60 साल 65 साल पहले यहाँ से मुस्लिम समाज के लोग अपने भाई भतीजों को छोड़ के, अपने बुजुर्गों को दफन छोड़ के, उनको मदफून छोड़ के चले गया सुनहरे मुस्तकबल के लालच में पाकिस्तान, उनके साथ भी पाकिस्तान अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। और हम तो चाहेंगे कि सरकार उनको भी पनाह देने की बात करे। अगर वो चाहता है कोई उसमें से आकर के कि हम यहाँ पनाह लें, तो सरकार महाजिर जो गए हैं यहाँ से, वो कोई हिंदू जो बंटवारे के समय में वहाँ फंस गए हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से
रहने दे, बसने दे, नहीं दे, ये अलग मामला है, मगर उनसे हमदर्दी ये फितरी बात है। ये हमारे भाई भतीजे हैं जो यहां से गए हैं और जमीन बट गई है, दिल नहीं बटना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। शकील भाई, आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त कम है कि आज़ादी के बाद सबसे लंबे दिनों तक कांग्रेस की हुकूमत यहाँ रही, कांग्रेस का शासन रहा, उसके बावजूद जो मुस्लिम समाज है, जो मुसलमान है, वो हर शोबे में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, चाहे वो नौकरी का मामला हो या कहीं एजुकेशन का मामला हो या कहीं उनकी आर्थिक स्थिति हो। तो इसके लिए क्यों नहीं कांग्रेस को जिम्मेदार माना जाए? एक को जिम्मेदार नहीं मानना, और जितना पिछड़ा कहा जा रहा है वैसा मामला नहीं है। सचर कमेटी पर बहुत लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि वो सही अक्कासी नहीं है, मगर फिर भी मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। उसकी दो तारीखी वजूहात हैं। एक तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी बड़ी तादाद तकसीम मुल्क के वक्त में, हिस्टोरिकल पस मंजर है, क्रॉसओवर हो गए। तो जो एक लिंक, जैसे मेरे चचा एडिशनल कलेक्टर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 100, एडिशनल कलेक्टर कोई बड़ा पोस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी लगभग 100 लोगों को, पहले आसानी थी नौकरी की, किसी को चपरासी में, किसी को इसमें, उन्होंने जो नौकरियां दिलाए उसमें लगभग 60% हिंदू समाज के लोग थे, जो हमारे गांव के आसपास के मिलने जुलने, लेकिन 40% मुस्लिम समाज के लोग थे। तो एक छोटा ऑफिसर भी जब 40-60 का रेशियो कर सकता है, तो अगर उसकी तरह के और भी लोग रहते, और ये वही जनरेशन था जो सुनहरे मुस्तकबल के लालच में अपने भाई भतीजों को छोड़ के बीच की कड़ी टूट गई। दूसरे एक बात और भी बताते हैं, एहसास कमतरी का शिकायत इतना था, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मैंने अपने बुजुर्गों से जाना है कि बंटवारे के तकसीम मुल्क के पहले 4 साल में एक मुस्लिम लड़का IAS IPS के सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम में नहीं बैठा, इसलिए कि कहते थे, लोग दिमाग में बैठ गया कि अब हमारा यहां क्या है। लेकिन कांग्रेस को और कांग्रेस की उस वक्त की हुकूमत को दाद दीजिए कि उन्होंने मजबूती से कहा कि नहीं, जो आप जो इस मुल्क में रहोगे। कांग्रेस ने एहसान नहीं किया, कांग्रेस ने वादा निभाया, और वादा निभाने वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो एक तो उस वक्त जो माहौल था, अगर कांग्रेस चाहती, मैं अक्सर बोलता हूं, तो कहती कि साहब एक मुल्क बट गया, यहां सिर्फ दूसरे मजहब के लोगों को ही छूट मिलेगी और उनको वो हकूक मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने जो वादा किया था कि आप जाइए नहीं, और ये कांग्रेस की ही वजह से 2% से ज्यादा मुस्लिम समाज, पढ़े लिखे लोग गए अपने नौकरी के लालच में और सुनहरे मुस्तकबल के लालच में, लेकिन जो आम आवाम थी मुस्लिम, उसने कांग्रेस की बात पर यकीन किया, वो पाकिस्तान नहीं गए। उनका हक आज भी है, और धीरे 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 वो जिंदगी के शोबे में है। 3-4 सदरे जमहूरिया हो गए, IAS IPS में जहां बैठे नहीं थे इम्तहान में, मैं तो 3-4 लड़कियों को बता सकता हूं जो टॉपर हैं, आमिर सुबहानी, जावेद उस्मानी। खेल के मैदान में अक्सर कहता हूं कि एहसास कमतरी में नहीं मुब्तला होना चाहिए, खेल के मैदान में आइए। इत्तफाक है, क्रिकेट मोहम्मद एक ही बार कैप्टन होता है, मोहम्मद अजहरुद्दीन, फुटबॉल में मोहम्मद नईमुद्दीन, हॉकी में जफर इकबाल, टेनिस में मीर कासिम अली, बैडमिंटन में सैयद मोदी, टेनिस में अख्तर अली, ये सब कैप्टन हुए इंडिया। अगर वो भी एहसास कमतरी में, मैं एक ही बात कहता हूं अपने जो सियासी हम लोगों के साथी हैं कि तुमसे कोई काम होता है, अगर कोई मुस्लिम आता है करा सकते हो तो करा दो, नहीं होता है तो उसको सही सही ईमानदारी से बता दो। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये नहीं कहो कि अक़लियतों के साथ यहां भेदभाव होता है। मैं नहीं कहता हूं भेदभाव नहीं होता है, लेकिन भेदभाव सिर्फ यहां हिंदू समाज के अलग अलग जात के लोगों से पूछिए, वो सब एक दूसरे के बारे में कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव होता है। पंजाब में क्या हुआ और कैसा आतंकवाद बढ़ा, क्या हुआ, उसमें भी कहा जाता था कि भेदभाव होता है। इसलिए जहां चीजों की कमी होती है वहां भेदभाव की शिकायत होती है, और अगर कमी और भेदभाव होता है तो उसका एक इलाज है मेहनत मेहनत मेहनत, तालीम तालीम तालीम। और आइन ने जो आपको अख्तियार दिया है जमहूरी, उसका सोच समझ के ठंडे दिमाग से, गुस्से में नहीं, जज्बात में नहीं, सोच समझ के ठंडे दिमाग से फैसला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। तो आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी नई हस्ती से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुडा की अगुवाई में छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं